प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए साइंस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आ चुके हैं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को हर साल पेपर में पूछे जाने वाले संपूर्ण किताब के महत्वपूर्ण वायरल बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर के आ चुके हैं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ऐसे प्रश्न करवाने वाला हूं जो कि बोर्ड के पेपर में हमेशा पूछा जाता है। साथ ही दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को फिजिक्स का और केमिस्ट्री का और बायो का तीनों सेक्शन को मिलाकर के एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी बताऊंगा जो कि अब की बार बोर्ड के पेपर में सीधा सीधा छपने वाला है। इसलिए आप सभी संबल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। आइए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो कंटिन्यू करेंगे। और सबसे जो पहला यहाँ पे धमाकेदार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इसलिए मैं आप सभी से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन करवा रहा हूं। और अब की बार बोर्ड के पेपर में 95% छाप करके आना है। अरे रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल ही मिलेगा और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, परेशानी होगा, खून पसीना बहाना पड़ेगा, तभी जाकर के टॉपर बन सकते हो। ठीक है, दुनिया से अलग होना पड़ेगा, तभी जाकर के नाम रोशन होगा। ठीक है, तो बताओ, जल्दी बताओ कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 0, 1 या 7 या 14। तो बच्चों, आप सभी को पता होगा कि शुद्ध जो जल होता है वो एक उदासीन विलयन होता है। और मैंने आप सभी को कई बार बता चुका है कि किसी भी उदासीन विलयन का जो पीएच वैल्यू होता है, पीएच मान होता है ना दोस्तों, वो 7 हो जाएगा। क्यों होता है? क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको ग्राफ बता दिया था। ठीक है, मैंने ग्राफ बताया था और ग्राफ के माध्यम से ये आपको बताया गया था जो शून्य होता है या ठीक है या जो भी आपका उदासीन विलयन होगा उसका पीएच मान 7 होगा। और 7 से अधिक वाला क्षारीय होगा और 7 से कम होगा वो अम्लीय हो जाएगा। कई बार हमने बता रखा है, इस वाले स्केल को तैयार करके रखना है, हमेशा याद रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बायो क्वेश्चन है कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग बदल जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, फलों के रूप में। ठीक है, बताना है कि निषेचन के बाद कौन सा भाग है जो कि फलों के रूप में चेंज हो जाता है, बदल जाता है, उसका नाम बताना है। पुंकेसर, वर्तिका, अंडाशय या बीजांड। तो अंडाशय ऐसा भाग है जो कि निषेचन के बाद यही पुष्प में फल के रूप में, फलों के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन जो कि फिजिक्स का क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। कई बार बोर्ड के पेपर में आ चुका है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट बताना है, कूलाम, एम्पियर, जूल या ओम। तो कूलाम बच्चों चार्ज का मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है, जूल जो कि एनर्जी यानी कि ऊर्जा का मात्रक होता है, ओम यानी कि रेजिस्टेंस का मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। और बच्चों, आप सभी से इसमें पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल करंट की वैल्यू यूनिट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिकल करंट की वैल्यू होती है एम्पियर। ठीक है, क्या होता है? मात्रक एम्पियर होता है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि लेड एंड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र बताना है, PbNO3, PbNO3 ट्वाइस या PbNO2 ट्वाइस या PbO। ठीक है, तो लेड एंड नाइट्रेट का केमिकल जो फार्मूला होता है PbNO2NO3 ट्वाइस होता है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी के सभी अभी कभी तुरंत तैयार कर लो, क्योंकि यही क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में छपने वाले हैं, इससे भाई बाहर नहीं आने वाले हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। ठीक है, 22, 24, 42 या 44। तो मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की जो संख्या होती है वो 22 जोड़ी होती है। ठीक है, 22 मत लगा के आना, 22 जोड़ी होती है। ठीक है, यहाँ पे 44 हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। माना ऐसा कौन सा मटेरियल है या मैटर है जिसका हम यूज लेंस का बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी। तो मिट्टी का हम इस्तेमाल लेंस बनाने में बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को जाता है। और अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होती है। कोई भी प्रोटॉन है उस पर जो चार्ज होता है ना, चार्ज मतलब जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है उसकी मात्रा बताना है, क्वांटिटी बताना है। ठीक है, कितना होता है? 1.0 × 10⁻19 कूलम, 6.25 × 10⁻19 कूलम,
1.6 इंटू 10⁻19 कूलम या 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। तो यही इसका राइट आंसर होगा कि एक प्रोटॉन पर जो इलेक्ट्रिकल आवेश होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल जो चार्ज होता है उसका मात्रक होता है कितना, 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलम होता है, ठीक है। और बच्चों आप सभी को पता होगा कि Q बराबर IT होता है। ये कहाँ से आता है, Q बराबर IT होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। चलो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट इसमें पूछा गया है। वोल्ट किसका मात्रक होता है, कई बार बता रखा हूं, वाट, सेकंड, एम्पियर या वाट। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो यूनिट होता है वाट इंटू सेकंड हो जाएगा, क्योंकि कई बार मैंने बताया कि P बराबर W/T होता है, ठीक है, और W बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू T हो जाएगा, और P का मात्रक होता है वाट और टाइम का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। यहां से निकल करके आता है, ठीक है, कई बार हमने बता रखा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल, सबसे पहले तो बच्चों आप ये छाप करके बताओ कि सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला क्या होता है, जल्दी से छाप करके बताओ इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है। और इसमें जिस बच्चों को अगर ये पता चल गया कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो कि HCl होता है ना, ठीक है, मैंने बता भी दिया HCl होता है, ठीक है, जिस बच्चों को अगर पता रहेगा कि HCl, ठीक है, H2SO4, ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। इसमें देखो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या पूछा जा रहा है H2SO4 में। इसमें हाइड्रोजन कितना है बच्चा बताओ, 2 है ना, तो यहाँ पे 2 को लगा लो, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन कि मुकुलन पाया जाता है, किसमें पाया जाता है बच्चा, ये बताओ, प्लेनेरिया में, हाइड्रा में, लिस्मानिया में, या इनमें से कोई नहीं। तो मुकुलन हाइड्रा में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है, किस माध्यम के द्वारा होता है बच्चा बताओ। किसी भी कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो होता है बच्चों, आप यहाँ पे समझे होंगे कि घरों में जो बिजली आती है वो कैसे फ्लो होती है। आपको पता होना चाहिए कि जो घरों में बिजली का जो बल्ब जलता है वो वायर होता है ना, वायर जो तार होता है, उस तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा होते हैं। और इलेक्ट्रॉनों पे चार्ज कितना होता है कमेंट में छाप करके बता दो। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं, प्रोटीन, RNA, DNA या DNA और प्रोटीन के। तो जो भी गुणसूत्र होता है वो DNA और प्रोटीन के बने होते हैं, ऑप्शन नंबर डी नंबर यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें होता है, अमीबा में, यीस्ट में, प्लाज्मोडियम में या लिस्मानिया में। तो किसमें होगा बच्चा, अलैंगिक जनन किसमें होता है, तो ये होता है यीस्ट में, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो चंद्रमा से जब देखेंगे तो आकाश का रंग काला दिखाई देगा। अच्छा, आप सभी लोग जानते होंगे कि जब हम पृथ्वी से आकाश का रंग देखते हैं तो नीला दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है बच्चा, क्योंकि पृथ्वी जो वायुमंडल है ना, पृथ्वी पर 1/3 भाग क्या है, पानी है, ठीक है, 3/3 में 2 भाग तो पानी ही है और 1 भाग क्या है, वायुमंडल है, वातावरण है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन कि प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में समान होता है, कि जब कभी किसी भी हम रेजिस्टेंस को, ठीक है, किसी भी रेजिस्टेंस को जब समांतर क्रम में, पैरेलल क्रम में जोड़ा जाएगा तो उसमें क्या समान रहेगा, ठीक है, बताना है, धारा, विभवांतर, आवेश या इनमें से कोई नहीं। तो उसमें जो वोल्टेज का मान होता है ना वो हमेशा इक्वल होता है, ठीक है, V1 V2 V3 हमेशा उसका मान इक्वल रखा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक अश्व शक्ति कितने के बराबर होती है। मतलब ये भी बता सकते हैं कि एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है, ठीक है, एक अश्व शक्ति में कितना वाट, तो 746 वाट होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 किलोवाट घंटा में जूलों की संख्या बताना है कि 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होगा। तो जूल की संख्या क्या हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁶ यहाँ पे हो जाएगा, जूल हो जाएगा, ठीक है, 1 किलोवाट में, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन बच्चा यहाँ पे पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इसको देखो कि 1 बिलियन का पीएच मान 5 है, ठीक है, अभी मैंने जस्ट बताया ना पीएच मान वाला, पीएच मान पेपर में पक्का आएगा, गारंटी ले सकते हो, ठीक है। 1 बिलियन का पीएच मान 5 है, इस बिलियन का माने व्यवहार बताना कि यह विलयन किस प्रकार का होगा, अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा कि उदासीन होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो 1 विलयन का पीएच मान 5 है, 7 से कम है, तो अभी मैंने जस्ट बताया था 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा, 7 होगा तो उदासीन होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर होगा।
अच्छा, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि समतल दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है। ठीक है, समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का आवर्धन बताना है। एक होता है कि एक से कम होगा, कि एक से अधिक होगा, कि अनंत होगा। तो समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का जो आवर्धन होता है, एम का जो मान होता है वो एक रखा जाता है, एक होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। एम्पियर इंटू सेकेंड किसका मात्रक होता है, ये आपको बताना है। एम्पियर इंटू सेकेंड किसका मात्रक है बताना है। विद्युत ऊर्जा का, विद्युत वाहक बल का, आवेश का, या धारा का। तो एम्पियर इंटू सेकेंड, यहाँ पे देखो क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू टी। क्यू का मात्रक आवेश होता है, आई का मात्रक होता है एम्पियर, और यहाँ पे टी का मात्रक हो जाएगा सेकेंड। टाइम का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू सेकेंड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है, मतलब जो भी बिजली का जो बल्ब होता है ना बच्चा, उसमें जो फिलामेंट लगा होता है वो किस तत्व का बना होता है, आपको बताना है। टंगस्टन का, लोहे का, तांबे का, या पीतल का। तो बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है बच्चा, वो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, कोई संदेह की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि केवल जल में घुलनशील होता है। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, या विटामिन सी। तो केवल जल में घुलनशील विटामिन का नाम है विटामिन सी। अच्छा, ये कमेंट बॉक्स में छाप करके बताओ कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। ठीक है, माने विटामिन सी किस तत्व में पाया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगला क्वेश्चन कि विकास के दृष्टिकोण से मानव में सबसे निकटवर्ती क्या है। माने विकास के दृष्टिकोण से मनुष्य के जैसा व्यवहार करने वाला कौन सा जानवर है बताना है। बंदर है, कि चमगादड़ है, कि खरगोश है, कि चिंपैंजी है। ठीक है, तो यहाँ पे चिंपैंजी बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि चिंपैंजी ऐसे जानवर हैं जो कि मनुष्य के भांति व्यवहार करते हैं। और बच्चों, यहाँ पे विटामिन सी जो होता है वो खट्टे पदार्थ में पाया जाता है, खट्टे फल में पाया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन कि परावर्तनी भट्टी का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, किस विधि में किया जाता है। प्रगनल में, ठीक है, प्रगलन में, या निस्तापन में, या बेसेमरीकरण में, या अति शीतल सीलन में। ठीक है, तो परिवर्तनीय भट्टी के यूज हम करते हैं निस्तापन प्रक्रिया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो कि फिजिक्स का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद वैद्युत शक्ति को सही तरीके से निरूपित करता है। माने विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे पावर की इसमें यूनिट बताना है, पावर का। ठीक है, पावर का सूत्र बताना है। तो पी बराबर क्या होता है, पी बराबर होता है V इंटू आई होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी ने यहाँ पे नोटिस कर लिया है कि पूरे किताब के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू थे सबको मैंने सॉल्व करवा दिया। और बच्चों, आइए बिना टाइम को गंवाए बिल्कुल वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले फिजिक्स का यहाँ पे देख सकते हो एक क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, और ये बोर्ड के पेपर में कई बार आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये है कि विद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है। माने ये आपको बताना है कि जो विद्युत मोटर होता है किस सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, इसकी रचना बताना है, कार्यविधि का सचित्र वर्णन करना है, और व्याख्या भी करना है। ठीक है, आइए बच्चों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि मोटर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे कि विद्युत मोटर, हेडिंग लगाएंगे और लिखेंगे कि विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है, माने ऐसा मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, मोटर क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को। आप नोटिस किए होंगे कि जो भी मोटर होता है, जैसे हम विद्युत एनर्जी सप्लाई करते हैं तो आपका जो मोटर होगा वो पानी निकालना स्टार्ट कर देता है। क्या करता है, पानी निकालना स्टार्ट कर देता है। और पानी निकालने को क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, तो मोटर एक इस प्रकार का मशीन होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एक ऐसा मशीन होती है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा बच्चा, बताओ, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। आज इसका सिद्धांत क्या होता है, किस सिद्धांत पे काम करता है, सबसे पहले उसको समझो। लेकिन सिद्धांत को समझने से पहले इसका पहले डायग्राम समझो, फिगर समझो, तभी आकर के तभी आपको पूरा का पूरा बढ़िया समझ में आएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो भी आपका मोटर बना होता है ना, उसमें दो कॉइल लगे होते हैं। ठीक है, कॉइल, ठीक है, यहाँ पे देखो कॉइल लगा होता है, इस पे वायर की बाइंडिंग की जाती है। और जो भी आपका कॉइल होता है, कुंडली होती है, दो चुंबक के टुकड़ों के बीच में रखा जाता है। एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, और इसी दोनों साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच में कुंडली को रख दिया जाता है। ठीक है, और कुंडली पे वायरिंग कर दी जाती है। ठीक है, और कुंडली पे वायरिंग करने के बाद जैसे हम यहाँ पे देखो एक इनिशियल टार्क देंगे तो हमारा मोटर यहाँ पे चालू स्टार्ट हो जाएगा। और मोटर जैसे स्टार्ट होगा, एक बार अगर स्टार्ट हो गया विद्युत पंखा की तरह, ठीक है, पंखा की तरह जैसे ही मोटर आपके स्टार्ट हो गया ना, तो फिर वो रुकेगा नहीं जब तक उसको सप्लाई मिलता रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार
प्रकार से काम करता है। तो इसका सिद्धांत में लिखेंगे कि जब किसी कुंडली को, ठीक, इसमें लिखेंगे कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रख करके उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, माने इलेक्ट्रिकल करंट दिया जाता है, तो कुंडली पर एक बलयुग्म काम करता है, कपल काम करता है, और जो कुंडली को घुमाने का प्रयास करता है, ठीक है, जैसे वहां पे कुंडली घूमने स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यदि कुंडली अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र है, फ्री है, तो घूमने लगती है। माने कुंडली ऐसा होना चाहिए जो कि अपने एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर सके, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। इसमें कार्यविधि में लिखेंगे कि जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजाओं ए बी और सी डी पर बराबर परंतु विपरीत माने बल काम करते हैं, ठीक है। ये बल एक दूसरे को बलयुग्म बनाते हैं, ठीक है, जिसके वजह से कुंडली दक्षिण दिशा में घूमना स्टार्ट कर देती है। कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त वलय भी घूमने लगते हैं। इस विभक्त वलयों की सहायता से धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बल लगा करके एक ही दिशा में कार्य करे, अर्थात कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहे, लगातार घूमती रहे, ठीक है, तभी आपका काम हो पाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन जो कि केमिस्ट्री क्वेश्चन है, देख सकते हो कई बार ये भी बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या होती है। हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय एवं दूसरा कम सक्रिय, ऐसे एक एक धातु का नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे चलिए मैं आपको पूरा डायग्राम बताऊंगा कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या होती है। तो धातुओं की सक्रियता श्रेणी वह सूची होती है जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। विस्थापन के बाद निम्न श्रेणी को विकसित किया गया है जिसे सक्रियता श्रेणी कहा जाता है, और इस प्रकार से इसकी अभिक्रियाशीलता के हिसाब से रखा गया है। सबसे पहले सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता है पोटेशियम, सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके में अब देखो नीचे जाओगे तो कम घटती चला जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, इस प्रकार से धातुओं की सक्रियता श्रेणी के नीचे रखा गया है, ठीक है। तो आपको दो ही का नाम लिखना है, ठीक है, दो का नाम कोई भी लिख सकते हो कि हाइड्रोजन से अधिक सक्रियता श्रेणी जिसमें मैग्नीशियम हो गया, और कम यहाँ पे क्या हो गया, कम सक्रिय श्रेणी धातु का नाम इसमें कॉपर हो गया, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हो। इसमें इसका उपयोग भी लिखना होगा। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं की अभिक्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है, ठीक है, इसके यूज किया गया है। विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से विभिन्न धातुओं के अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की क्षमता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब चलो जो कि बायो क्वेश्चन है इसको भी समझ लेते हैं। यह भी कई बार पूछा जा चुका है कि पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए, इसके विभिन्न चक्रों के बारे में वर्णन भी करना है, ठीक है, कार्य भी बताना है। तो सबसे पहले आपको फिगर बनाना है पुष्प का, फूल का, ठीक है। यहाँ पे देखो एक फूल का यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है, ठीक है। ये देखो पराकोश है, तंतु है, वायुदल है, अंडाणु है, ठीक है। ये वर्तिकाग्र इसको बोला जाएगा, इसको जयांग बोला जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। ये आपका अंडाशय है, ये आपका क्या है, अंडाशय है, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले ये आपको बताना पड़ेगा कि पुष्प क्या होता है भाई। तो आवृत बीजी पौधे में नर तथा मादा जननांग पुष्प में स्थित होते हैं। पुष्प को रूपांतरित शाखा भी कहते हैं। इसके निम्नलिखित चक्र है, 4 चक्र होते हैं, कौन कौन से, वाह्यदल, एक होता दल, एक होता पुमंग, एक होता जयांग, ठीक है। अब एक एक के बारे में समझते हैं, उसके बारे में लिख देंगे। वाह्यदल क्या होता है, तो यह हरे रंग की पत्ती सादृश रचनाओं का एक चक्र होता है जो पुष्प के भीतरी चक्रों की रक्षा करती है, ठीक है। क्या करता है, कवच की तरह होता है, और ये माने सेफ्टी करता है। और दल क्या होता है, ये रंगीन होता है और ये परागकण की क्रिया के लिए कीटों को आकर्षित करता है, ठीक है। ये कीट को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। पुमंग क्या होता है, इसको नर जनन अंग भी बोला जाता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है भाई, इसकी प्रत्येक इकाई को पुंकेसर बोला जाता है, ठीक है, पुंकेसर। पुंकेसर का अगला फूला हुआ भाग जो होता है पराकोश कहलाता है, और पराकोश या एंथर के अंदर नर युग्मक या परागकण बनते हैं, और परागकण में एक सूत्री नर केंद्रक भी होता है, इस प्रकार बना करके लिख देंगे। और जयांग क्या होता है, इसको मादा जनन अंग बोलेंगे। इसकी प्रत्येक इकाई को अंडप या कार्पेल बोला जाएगा, ठीक है। और कार्पेल का निचला जो फूला हुआ जो भाग होगा उसी को अंडाशय बोला जाता है, जिसमें बीजांड या ओव्यूल होता है, ठीक है, ओव्यूल होता है, ठीक है। बीजांड में मादा युग्मक या अंड बनता है, बीजांड से बीज बनता है। जिन जंतुओं में नर और मादा युग्मक अलग अलग शरीरों में से बनते हैं उन्हें एक लिंगी कहते हैं। यदि नर और मादा अलग अलग पौधे में धारण कर ले तो वो एक लिंगी प्रभावी कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको लिख लेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।